Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. तो आज हम बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ ऑप्टिक्स। NCERT पार्ट 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है और बेटा इस टॉपिक में इस चैप्टर में एक ख़ास बात है कि आपका इसमें पिछले वाला चैप्टर जो हमने पिछली बुक पढ़ी है वो बहुत ही कम यूज़ होगा और रादर ना के बराबर यूज़ होगा। तो इस चैप्टर से आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका कुछ पीछे छूट गया आप उसको छोड़ सकते हो और ये चैप्टर अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। आप सोच सकते हो कि ओके इस चैप्टर को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसका मैं शुरू से ही एक एक चीज़ अच्छे से करूंगा। बेटा जब आप एम लेके चलोगे परफेक्शन का तभी आप एक्सीलेंट बनोगे। सिंपल सी बात है, आप एम लेके चलो कि मुझे एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। आई शुड नो ईच एंड एवरीथिंग एंड आई शुड मतलब मुझे हर चीज़ बहुत बारीकी से आनी चाहिए, राइट। कैजुअल आइडिया, रफ आइडिया, उससे काम नहीं चलता, आप लोगों ने देख लिया है। तो बेटा कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम के साथ मायूस हो जाते हैं जब उनको अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से। तो इसके लिए आप बिल्कुल बिल्कुल पिछले वाला भूल जाओ और ज़ीरो से स्टार्ट करो। लेकिन एम जरूर रखो कि इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मुझे परफेक्शन लेके आनी है। बिलीव मी, जब आप एक चैप्टर में परफेक्शन लेके आओगे अपने आप दूसरे चैप्टर भी इंप्रूव होंगे, राइट। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस टॉपिक से आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ लाइट। अब लाइट क्या होता है, राइट? लाइट हमारे आसपास इतनी है और हम सोचते हैं कि हमें लाइट के बारे में सब कुछ पता है। अगर मैं बोलूं कि लाइट के बारे में अभी भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होती है, राइट। हमें क्लास 10th में कुछ और लिखवाया जाता है, अब मैं 12th में उसको कुछ और लिखवाऊंगा। लाइट बेसिकली है क्या, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं, राइट। तो वो भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन जो पहला पार्ट है रे ऑप्टिक्स, उसमें तो बहुत बेसिक सी चीजें हम यूज करने वाले हैं। सो लेट अस सी, ऑप्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लाइट। अब लाइट क्या होता है हम लिखते हैं थोड़ा। क्लास 10th में हम क्या लिखते थे? इट इज a form of energy, it is a form of energy which enables us to see the objects। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम इसको इंप्रूव करेंगे क्योंकि क्लास 12th आ गई है तो इससे बेटर हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्लास 12th में हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which is perceived by our eyes। हमारी आईज इसके लिए सेंसिटिव होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेटा जैसे देखो, जब मेरा साउंड कैसे बनता है? जब मेरा गला वाइब्रेट करता है, राइट। गले के अंदर क्या होता है? लैरिंग्स होते हैं, तो वो वोकल कॉर्ड जो बोलते हैं जिनको, तो वो वाइब्रेट करते हैं, उससे साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ही बेटा जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है या एक्सेलरेट करता है तो उससे एनर्जी रेडिएट होती है, और जो एनर्जी रेडिएट होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वहां से निकलती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हमारी आई सारा स्पेक्ट्रम को परसीव नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक पोर्शन को परसीव करती है, यानी कि अंडरस्टैंड करती है या सेंसिटिव होती है उसके लिए। लेट अस राइट डाउन। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहाँ से स्टार्ट होता है? गामा रेज से। गामा रेज, उसके बाद बेटा आती हैं एक्स रेज, उसके बाद आती हैं यूवी रेज, उसके बाद हमारा आ जाता है विबग्योर।
विबग्योर यानी कि वायलेट से स्टार्ट होकर रेड तक। उसके बाद आता है बेटा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स के बाद आता है रेडियो वेव्स। तो इस तरफ बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, और इस तरफ बेटा लैम्डा इंक्रीज करता है, लैम्डा यानी वेवलेंथ। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे लीस्ट होती है। तो बेटा ये जो विबग्योर है, राइट, इसके बारे में हमने बात करनी है, यानी कि इसी को लाइट बोला जाता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, बट इसके बीच वाला जो होता है, कहीं इसको 800 लिख देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिजिड बाउंड्री नहीं है। तो ये जो इतनी वेवलेंथ वाला जो एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, यानी कि देखो बेसिकली ये भी चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से ही या चार्ज के एक्सेलरेशन की वजह से ही बनती है। लाइट कैसे बनती है, जैसे देखो साउंड कैसे बनता है, क्या वाइब्रेट करता है, कोई भी चीज अगर वाइब्रेट करेगी तो बेटा साउंड बनेगा। मैंने ऐसे किया, मेरा हाथ वाइब्रेट किया और आपको साउंड सुन गया। तो जब मैं बोल रहा हूं, you can feel when you are speaking, so you can feel the vibration in your throat. So when something vibrates, sound is generated. And here जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है बेटा, वाइब्रेट करता है या एक्सेलरेट करता है, तो क्या जनरेट होता है, रेडिएशन जनरेट होती है, और उस रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बेटा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, और हमने इसके बारे में बात करनी है, विच इज विजिबल, राइट, इसी को विजिबल लाइट बोला जाता है। ओके, लाइट क्या है बेटा, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर अभी हमने बेसिकली रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दी गई है, लाइट क्या होती है, अभी हमने उस रिसर्च में नहीं जाना, अभी हम लाइट क्या करती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ऑप्टिक्स को यहां पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो बेटा हो गई रे ऑप्टिक्स, यानी कि रे में मेन चीज यहां पर रे की हम बात करेंगे, और दूसरा है बेटा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स वी डील विद will be very large as compared to the wavelength of light. Example, mirrors। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा बेटा, उसका साइज काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट तो बहुत ही ज्यादा छोटी है बेटा, 400 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर, तो वो काफी छोटा होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे वो काफी बड़े होंगे, राइट। मिरर्स हो गए आपके, लेंसेज हो गए, राइट। ये सब हम इनकी बात करेंगे, राइट। और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है, कौन से फिनोमेना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट। ये हम चीजें पढ़ेंगे, हमने क्लास 10th में भी इनको थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर अब हम इसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको काफी मजा आएगा अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आपको थोड़ा बिल्कुल फंडामेंटल से पढ़ाऊं, ठीक है। काफी सारी चीजें होती हैं जो हम मान के चलते हैं कि हमें पता है, और टीचर भी मान के चलते हैं, पर मुझे पता है कि काफी सारी चीजें हमें बिल्कुल जीरो से सबको देखना चाहिए। ओके, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, objects we deal will have size comparable to
द ऑब्जेक्ट्स वी डील विल हैव साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। यानी कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे बहुत ही छोटे होंगे, यानी कि बहुत स्मॉल होल होगा, उसमें से लाइट बाहर आ रही है, तो उसको स्टडी करेंगे बेटा। ये बहुत फैसिनेटिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इसके अंदर आपको ऐसी सी चीज़ें दिखाई देंगी और जो हम अदरवाइज नहीं देखते, अगर कोई बताए तब हम देखते हैं। बस बेटा साइंटिस्ट में और कॉमन मैन में यही डिफरेंस होता है, उनको वो चीज़ें दिखाई देती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो एक आम आदमी को जब बोला जाए उसके बाद उसको दिखाई देती हैं, और उसके बाद भी अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है देखने की। ओके, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स वी डील विल हैव साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें हम कौन से फिनोमिना पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अभी आपने ये नहीं सोचना सर इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं बेटा, वहां पे इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमने किसकी बात करनी है, रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट करना है। लेट अस स्टार्ट रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की कुछ खास बात जो आपको पता होनी चाहिए, रे ऑप्टिक्स जब हम पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, इसमें हम कुछ चीजें मान के चलेंगे। पहला, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एंड सेकेंड, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। पाथ ऑफ लाइट को हम रे बोलते हैं बेटा, राइट। मान लेते हैं, देखो बेटा दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस होते हैं और एक रिफ्लेक्टिंग होते हैं। ल्यूमिनस मतलब जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन हो गया, आपने ऑफ कोर्स ये पहले पढ़ रखा है छोटी क्लास में, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। ल्यूमिनस मतलब जो जिनकी खुद की लाइट होती है। हम क्या है, हम रिफ्लेक्टर हैं। अभी आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर ट्यूबलाइट की लाइट मेरे ऊपर हिट कर रही है और आपकी तरफ आ रही है, राइट। सो आई एम नॉन ल्यूमिनस, आई एम ए रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो बेटा जब लाइट आती है, मान लेते हैं ये सोर्स है, सपोज ये सन है, तो हम बोलेंगे यहाँ से लाइट यहाँ पहुंची, तो ये रास्ता हो गया लाइट का, इसको हम बोल देंगे रे। यहाँ से रे इधर गई, यहाँ से लाइट इधर जा रही, तो इनको हम रे बोल देते हैं, यानी कि पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आप प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में डालना। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती हैं और हम सोचते हैं कि नहीं ये शायद पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन बिलीव मी वही हमारी इस दुनिया को आगे लेके जाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतने ज़्यादा डिफरेंट तरीके से लोग चीज़ों को समझेंगे। हो सकता है बेटा जो अभी तक हमने समझा वो सारा गलत हो, शायद उससे कोई बेटर रास्ता हो सकता है, लेकिन वो पता कैसे लगेगा, अगर लोग क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपकी जनरेशन क्वेश्चन पूछेगी, हाँ जी ये कैसे है। तो जो भी नया आइडिया आता है आपको, मेरे ख्याल से आपको वो क्वेश्चन पूछना चाहिए। ओके, लेट अस सी हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, राइट। बेटा इसको पता करने में ही हजारों साल लग गए कि ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देखते हैं, राइट। और बिलीव मी पहली बार जिसने बोला कि लाइट आती है, ऑब्जेक्ट के लगती है, फिर हमारी आईज के अंदर जाती है, तब हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो जिसने ये बोला उसकी तो किसी ने बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि बंदा क्या सोचता है, वो सोचता है कि सर अगर हमने बॉल फेंकी, बॉल गई, वॉल के लगी और हमारी तरफ आ गई, तो हमने देखा उसको जाते हुए, हिट करके फिर वहाँ वापस आते हुए, तो लाइट तो हमें नहीं दिख रही। क्या आप देख पा रहे हो कि ट्यूबलाइट से लाइट आई मेरी तरफ और फिर आपकी तरफ गई, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हम देख पा रहे? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन दैट इज़ हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, राइट। अब सुनना ध्यान से जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने देखना है, टू सी एन ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑफ सीइंग, एक इवेंट हुआ, ए ने कुछ देखा,
तो उसमें तीन चीजों की जरूरत है, राइट। मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, या तो इसकी खुद की लाइट होनी चाहिए या फिर ये मान लो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको देखना है, एक तो ऑब्जर्वर चाहिए, ये मान लेते हैं ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। क्या ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख सकता है? नहीं, जब तक लाइट नहीं आएगी। तो मान लेते हैं लाइट आई, लाइट आई और इसकी तरफ गई, तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, एंड डिटेक्टर या फिर ऑब्जर्वर भी चाहिए। इन तीनों में से एक भी चीज अगर नहीं हुई तो फिर ये इवेंट कंप्लीट नहीं होगा। सोच के देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, क्या हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बिना लाइट के? नहीं। तो हम जब बोलते हैं मैं किसी को देख रहा हूं, तो यानी कि हम उसको देख नहीं रहे हैं। सो हम क्या देख रहे हैं? देखो बेटा, लाइट, क्योंकि अगर हम इसको देख रहे हैं तो फिर वो तो बिना एब्सेंस ऑफ लाइट में भी देखना चाहिए हमें। तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं बेटा? लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पे लगी और हमारी तरफ आई, तो हम लाइट और ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन देख रहे हैं, राइट। लाइट खुद इनविजिबल है। अब सुनो, अगर ये ऑब्जेक्ट ना हो, लाइट तो है, हमें लगता है हम लाइट को देख रहे हैं, बेटा ये भी सही नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको ये लाइट विजिबल नहीं होगी। लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल, लाइट का ऑब्स्ट्रक्शन हमें दिखता है, राइट। इसीलिए अगर आपने कभी किसी मूवी में देखा हो या डॉक्यूमेंट्री कोई देखा हो, तो उसमें बेटा जब स्पेस दिखाते हैं वो बिल्कुल ब्लैक होता है, जबकि वहाँ इतनी ज़्यादा लाइट है। हमारे पास सन से जो लाइट आती है उसका बहुत कम हिस्सा पहुँचता है, क्योंकि बहुत सारी लाइट जो है वो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ स्कैटर कर जाती है, तो हम तक तो बहुत कम लाइट पहुँचती है। तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, लेकिन फिर भी जो स्काई है इट अपीयर्स डार्क। क्यों? क्योंकि बेटा लाइट खुद इनविजिबल है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ लग के वो दिखने, ऑब्स्ट्रक्शन दिखती है हमें। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है बेटा, तो इससे लाइट हमारी तरफ आनी चाहिए, और अगर ये ऑब्जर्वर नहीं होगा तो बस लाइट इस ऑब्जेक्ट पे डल रही है और फैल रही है। तो जब तक आए नहीं होगी तो तब तक हम ये भी तब तक अगेन विजन पॉसिबल नहीं है। तो बेटा दिस इज हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। ओके, सो लाइट आई, हिट की, तो यानी कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो यहां से आपने सीखना है कि ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखेगा अगर वहां से लाइट आपकी तरफ आ रही है। वो उसकी खुद की लाइट भी हो सकती है या फिर वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी हो सकती है। लाइट ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी तरफ आनी चाहिए। अगर मैं बीच में यहां पे वॉल खड़ी कर देता हूं तो ये मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट इज हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स। देखो, कोई बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, सर ये तो क्या है बेटा। इसी को बताने में यही तो प्रॉब्लम है, साइंस को ऐसे ही डेवलप किया जाता है। इसी को बताने में बेटा हजारों साल लग गए और लोगों ने नहीं माना। धीरे धीरे करके साइंस इवॉल्व हुई है। तो हमें बेसिक फंडामेंटल जरूर सीखने हैं। ओके, तो बेटा रे ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है वो है रिफ्लेक्शन। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है? मान लेते हैं ये एक सरफेस है, राइट, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ। ये आपकी क्या हो गई? इंसिडेंट रे। बेटा एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। इंसिडेंट रे, ओके, ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो हो गया, ये दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ की जाती है, और वो परपेंडिकुलर लाइन किसके है? दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा बेटा, ये आपका नॉर्मल हो गया। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है उसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका बेटा क्या हो गया? नॉर्मल।
और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक लाइन बनानी है परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है सर? परपेंडिकुलर होता है। दिस इज नॉट राइट। आपको बेटा प्रॉपरली हर चीज बोलनी पड़ेगी। अगर आप, यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट कि आप प्रॉपर रीड करो, प्रॉपर प्रोनाउंस करो जो बोलते हो। यानी कि नॉर्मल क्या है सर? एक नॉर्मल एक लाइन होती है, नॉर्मल किसके? परपेंडिकुलर किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। और कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। क्या ये नॉर्मल नहीं है? सर 90 डिग्री का एंगल तो है, लेकिन इस वक्त ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही नॉर्मल ड्रॉ करना है। मतलब आपको काफी पर्टिकुलर होना पड़ेगा बेटा। अगर आप फिजिक्स सीख रहे हो तो यही मेन चीजें होती है बेटा। और एज आई टोल्ड यू, ये तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट बैक इन द सेम मीडियम। अभी लाइट जो है बेंड होके सेम मीडियम में वापस आ गई है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, राइट। अब इसके लॉज लिखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट आई इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला नहीं होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ लिया जाता है। नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, lie in the same plane। यानी कि ये प्लेन नहीं छोड़ेंगे अपना, यानी कि यहां से रे आई तो इसी प्लेन के अंदर रहेगी, ये जो बोर्ड है इसी प्लेन में रहेगी। ऐसे नहीं कि यहां से लाइट आई और ये बाहर आ जाएगी। जिस प्लेन में, ये देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिला के एक प्लेन बन जाता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी प्लेन के अंदर रहने वाली है, वो प्लेन नहीं चेंज करेगी, राइट। अब यहां पे एक और चीज हम ज्यादातर यूज करेंगे बेटा, आई इक्वल्स टू आर। अब आई इक्वल्स टू आर पे ही कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है। अब यहां पे हम एक और चीज एक्सप्लेन करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। बेटा रे ने ऐसे जाना था, रे अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता तो बेटा क्या होता? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, जो हमने अभी लिखा था। द रे वुड हैव गॉन लाइक दिस, रे ऐसे जाती, फिर तो रे ऐसे जाती, लेकिन ये तो इधर मुड़ गई ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन, राइट। डेल्टा, ये रे इधर मुड़ गई तो डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। तो बेटा डेल्टा कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा एंगल कितना है? 180, यानी कि पाई। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये हो गया, ये एंगल बताना है कितना है, तो पाई माइनस आई प्लस आर। लेकिन बेटा आई और आर तो इक्वल है, तो पाई माइनस 2i, तो डेल्टा ये आ गया। दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन। कोई बोलेगा सर आपने यही क्यों लिया? हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, रे ऐसे घूम के आई है, बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये वाला एंगल ऑफ डिविएशन है, ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस आई प्लस आर, यानी कि पाई प्लस 2i, या फिर 2r भी आप लिख सकते हो, राइट। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब जिधर जाना था वहां से कितना मुड़ी। तो बेटा रे को ऐसे जाना था और ये ऐसे मुड़ गई है, या फिर ये इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये ऐसे मुड़ गई है ये। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन, और ये हो गया बेटा आपका क्लॉकवाइज डिविएशन। आपसे पूछा जा सकता है, मतलब वो स्पेसिफाई करेंगे कि डिविएशन बताओ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन बताना है तो बेटा ये आ गया आंसर, पाई माइनस 2i। और अगर क्लॉकवाइज डिविएशन बताना है तो वो कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2i। ओके,
सो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। देखो I इक्वल्स टू R कितना सिंपल लगता है, लेकिन बेटा इसी से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आपने अप्लाई करना है, राइट। आप पॉज करके ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिर से बेटा I इक्वल्स टू R ही यूज होगा और कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि हम इसको सॉल्व करें, राइट। ओके, ये आपके दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिए हुए हैं, राइट। और इन्होंने बोला इसको मान लेते हैं सपोज M1 और इसको मान लेते हैं M2। अब ये बोलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन इज इंसिडेंट रे is parallel to M2 and the reflected ray after two reflections, देखो एक रिफ्लेक्शन ये हो गया बेटा, एक ये हो गया। आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस इज पैरेलल टू M1 फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करना है, राइट। अगेन मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें I इक्वल्स टू R ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, राइट। आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हो। अब इसमें इसने बोला बेटा ये इंसिडेंट रे M2 के पैरेलल है, यानी कि ये एंगल आपका हो गया थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। ये थीटा, ठीक है। अब हम बेटा थोड़ा ध्यान से समझते हैं, यहां पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, N1 मान लेते हैं, राइट। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन बेटा इस सरफेस से हो रही है तो इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये दिस इज द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस, राइट। जो सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही होती है बेटा उसके, अभी जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल यूज करो। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका क्या बन गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। इस लाइन का नॉर्मल, इस लाइन का, अगर ये लाइन ऐसे हो तो बेटा नॉर्मल ऐसे, अगर ये लाइन ऐसे हो तो नॉर्मल ऐसे, राइट। अगर कोई लाइन ऐसे है, मतलब मिरर ऐसे है, तो इसका नॉर्मल कैसा होगा, ये मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बेटा ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। बेटा ये पूरा एंगल कितना है, 90, क्योंकि ये नॉर्मल है। नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल जो सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये थीटा है, तो ये कितना आ गया बेटा, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब I इक्वल्स टू R होता है, तो ये भी एंगल कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा आ गया। अब इधर आओ बेटा, ये 90 माइनस थीटा, अब ये टोटल एंगल कितना है, 90, तो ये एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया, क्योंकि 90 माइनस थीटा, यानी कि बेटा ये एंगल आपका आ गया थीटा। अब यहां चलते हैं, ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा हो गया, वाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये बेटा इसके पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लो बेटा। अब ये एंगल देखो, ये दोनों एंगल इक्वल, I इक्वल्स टू R, IR लिख लेते हैं। और बेटा ये कितने हो गए एंगल, अगर इन एंगल की बात करें, ये एंगल बन जाएंगे 90 माइनस थीटा, राइट, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना बन गया, दिस इज थीटा अगेन, क्योंकि देखो ये एंगल टोटल 90 है, ये तो R कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, तो बेटा थीटा बन गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो थीटा थीटा थीटा, यानी कि ये ट्रायंगल कैसी बन गई बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो यानी कि थीटा प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180, यानी कि आपका जो थीटा है वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, राइट।
थीटा शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। बेटा ये करना सीखना है आपको। इंसिडेंट रे जहाँ पर हिट करी वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, उसके बाद फॉलो करो। डोंट थिंक ऑफ द आंसर, अप्लाई द बेसिक्स। ओके, लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप ट्राई करना बेटा इसको पॉज करके। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द इंसिडेंट रे and the reflected ray after two reflections are parallel to each other, find theta। इस थीटा को फाइंड करना है बेटा। इन्होंने क्या बोला कि ये रे और ये रिफ्लेक्शन हो गई यहाँ पे, फिर ये दोनों पैरेलल दी हुई हैं, राइट। लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहले यहाँ से रे गई, इसका नॉर्मल बनाते हैं बेटा। ये नॉर्मल बन गया, ये मिरर हो गया बेटा आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो यहाँ से रे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, इसको x मान लेते हैं। ये भी x हो गया बेटा, ये आपका नॉर्मल हो गया n1। तो बेटा दोनों x और x हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, अब इसकी बात करते हैं। इसका भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये भी y और ये भी y, राइट। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। I = R, Y = Y, राइट। अब अगर आप थोड़ा सा देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल एंड ये पूरा एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये को इंटीरियर एंगल हो गए। को इंटीरियर मतलब उनका सम 180 होता है। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर ये दो पैरेलल रेज हैं और ये मान लो ट्रांसवर्सल है बेटा, इन दोनों का सम ये मान लेते हैं x1 और ये x2। x1 और x2 का सम 180 होता है बेटा, इनको को इंटीरियर बोलते हैं। यानी कि यहां से क्या पता लग गया हमारे पास, 2x + 2y = 180। सो 2x + 2y बेटा 180 आ गया। तो इसका मतलब x + y = 90 डिग्री। x + y 90 है, लेकिन हमें तो बेटा थीटा पूछा गया है। ओके, थीटा फाइंड करते हैं। ये कितना हो गया एंगल, दिस इज 90 - x, क्योंकि ये नॉर्मल है ना बेटा, तो ये एंगल 90 हो गया। इतना x है तो बाकी कितना बच गया, 90 - x। अब ये नॉर्मल है, ये y है, तो कितना बच गया, 90 - y। अब इन तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, तीनों एंगल्स का सम ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बेटा इसको ऐड, थीटा + 90 - x + 90 - y = 180 डिग्री। 90 90 180 ये कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x + y। बट x + y कितना है, 90 डिग्री। सो बेटा यानी कि आपके पास ये आ गया, थीटा = 90 डिग्री, राइट। तो आप देख सकते हो I = R पे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, राइट। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन बेसिक फॉलो करने हैं। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा करना, लेकिन बेटा फंडामेंटल फॉलो करना, लर्न करने की कोशिश मत करना, रटना मत चीज़ों को, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर आपके पास एक मौका है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने का, राइट। बहुत अच्छा मौका है, इसको मत खोना बेटा। ओके ओके बेटा, एक नेक्स्ट चीज हम करते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है बेटा, यहां पर नॉर्मल इंग्लिश जनरल नॉर्मल नहीं होता। एक नॉर्मल मतलब यूजुअल, राइट, ठीक ठाक नॉर्मल। लेकिन यहां पे नॉर्मल का मतलब है बेटा 90 डिग्री पे। मान लेते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से एक रे आई, राइट, इसको बेटा नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। ये 90 डिग्री पे रे आके गिरी,
दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जब आई और आर क्या होते हैं? 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसमें 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है, क्योंकि वो इक्वल ही होते हैं। तो बेटा ये आपका नॉर्मल हो गया, यानी कि रे जो है वो नॉर्मल के ऊपर ही आ गई, राइट? रे जो है परपेंडिकुलर आके मिरर के ऊपर गिर गई है, तो वो इट विल रीट्रेस इट्स पाथ बैक। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, ओके। अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम, अभी हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम कहां से पढ़ा है? प्लेन सरफेस से पढ़ा है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम से इरेगुलर सरफेसेस, मतलब बेटा स्फेरिकल भी हो सकते हैं या और एनी जनरल शेप, कैसी भी शेप के सरफेस। उस केस में क्या करेंगे बेटा? ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये सरफेस ऐसे है, यहां पे एक रे आके इंसिडेंट करती है ये। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी बेटा? ये बताना है। ठीक है, प्लेन में तो हमने कर लिया, क्या करना होता है? मान लेते हैं ये एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये प्लेन सरफेस है, यहां से रे आके इंसिडेंट हुई। ओके, तो अब हमने यहां क्या करना है? इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ करना होता है बेटा? नॉर्मल। किस पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 90 डिग्री पे हो। किसके? ये जो प्लेन सरफेस है उसके। ये 90 डिग्री पे ये आपका नॉर्मल बन गया। तो बेटा जितना ये एंगल है उतना ही एंगल आप इस तरफ लगा दो, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल इस तरफ बना दो, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल जाएगी। लेकिन बेटा इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको क्या करना होता है बेटा? ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, राइट? टेंजेंट ड्रॉ कर लो इस पॉइंट पे। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो सिर्फ उसी पॉइंट को टच कर रही है, राइट? दो जगह टच नहीं कर रही। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस टेंजेंट पे आप एक नॉर्मल, इस लाइन के साथ एक 90 डिग्री पे एंगल ड्रॉ कर लो, 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लो, यानी कि ये नॉर्मल बन जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, राइट? एक और करके देखते हैं क्या करना है। बेसिकली सपोज ये ऐसे है बेटा सरफेस, मान लेते हैं रे ऐसे आके लगती है। तो बेटा इस पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब टेंजेंट के बाद इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये दिस इज द नॉर्मल। टेंजेंट मतलब जो लाइन आएगी बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है। जो ये मैंने खींच दी तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रे इस तरफ चली जाएगी, राइट? अब कैसा भी सरफेस हो बेटा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये प्लेन सरफेस के लिए है बेटा, ये आपके किसी भी सरफेस के लिए ट्रू है। तो आपको क्या करना है? आपको अगर कोई भी और सरफेस है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, लेट अस सी। अच्छा, अगर स्फेरिकल सरफेस हो, ये तो कैसा भी जनरल शेप हो सकता है। अगर आपका सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर स्फेरिकल सरफेस है, मान लेते हैं सरफेस ये है, अब मुझे पता है बेटा ये स्फेरिकल है। अगर नहीं पता तो टेंजेंट ही ड्रॉ करना है, अगर नहीं पता तो टेंजेंट ही ड्रॉ करना है। लेकिन अगर मान लो पता है कि स्फेरिकल है, ये बेटा इंसिडेंट रे हो गया। आपको क्या करना है? इस स्फीयर को कंप्लीट कर लेना बेटा। बहुत अच्छा स्फीयर नहीं बना, बट स्फेरिकल ये स्फेरिकल था, तो इसको कंप्लीट कर लेना और इसका सेंटर लोकेट करना है। सेंटर लोकेट कर दिया। अब सेंटर को इस पॉइंट से यहां सेंटर पे लेके जाना है। सेंटर से जो लाइन सर्कल की तरफ जाती है या स्फीयर की तरफ जाती है बेटा, वो ऑटोमेटिक नॉर्मल होता है। ये लाइन इस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली टेंजेंट के नॉर्मल होती है। ये हम क्लास 10th में प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है? तो बस सिंपल याद रखना है, सर्कल के सेंटर से लाइन खींच देनी है बेटा, अगर ये स्फेरिकल है तो। अगर ये स्फेरिकल नहीं है तो फिर तो वही करना है बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके बाद आप टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। लेकिन स्फीयर में हमारे पास एडवांटेज है,
स्फेयर में जो लाइन सेंटर से आएगी बेटा वो नॉर्मल होगी। ओके, ये बन गया नॉर्मल। तो बस ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। बेटा ये करना आपको सीखना है। आई इक्वल्स टू आर तो आपको बहुत पहले से याद है, लेकिन यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्लाई द लॉ विच इज गिवन टू यू। जब आप लॉज अप्लाई करने सीख जाओगे उसके बाद आपको मतलब आपका एक मेथड बन जाएगा। ओके, दिस इज माय अप्रोच, उसके बाद आपको इजी लगेगा। ओके, लेट अस एक और कर लेते हैं। मान लो ये है बेटा, सपोज ये आपका है। तो बेटा इसमें क्या करना है, मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे हो गई ये। तो आपको क्या करना है, इसको इमेजिनरी थोड़ा सा डॉटेड कंप्लीट कर लो। डॉटेड कंप्लीट हो गया। ओके, ये हो गया आपका सेंटर बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये इंसिडेंट रे होगी तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी बेटा, राइट। तो इस तरीके से हम आई इक्वल्स टू आर को यूज करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटा आई इक्वल्स टू आर का, ताकि आपको ये आप खुद करके देखना बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ये आपको दिया गया है बेटा क्वेश्चन, यहां से एक रे आती है बेटा, ये एक रे आ रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई एंड ये रे ऐसे चलेगी। अब इनके बीच में ये एंगल थीटा दे दिया। अब ये पूछ रहे हैं बेटा ये थीटा कितना होगा, पॉज करके कैलकुलेट करके देखो बेटा, राइट। ओके, सो हम कैसे करेंगे, सपोज ये एंगल भी थीटा हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट, आमने सामने। उसके बाद क्या करना है, ये नॉर्मल हो गया, ये मान लेते हैं x, ये भी x हो गया, ये नॉर्मल है बेटा, ये y, तो ये भी y हो गया। ओके, सो लेट अस सी, ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स एंड ये कितना हो गया बेटा 90 माइनस वाई। तो बेटा दो इक्वेशन बन जाती है यहाँ से। अगर मैं इस ट्राइंगल से इक्वेशन बनाता हूँ, क्या बनेगी 2x प्लस 2y प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x प्लस 2y प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम इसमें यूज करते हैं बेटा, इसमें क्या बनेगा 60 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस वाई इक्वल्स टू 180। बेटा ये 90 और 90 ये 180 कैंसिल, तो 60 इक्वल्स टू कितना आ गया x प्लस वाई। ओके, तो x प्लस वाई 60 हो गया, इसमें पुट कर देते हैं बेटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बेटा कितना आ गया 120 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, राइट। सो अगेन क्या यूज किया गया है, आई इक्वल्स टू आर यूज किया गया है और कुछ नहीं यूज किया, राइट। तो बेटा ये अनदर अपॉर्चुनिटी कि आप बेसिक चीजों को अप्लाई करना सीखो। एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, आई इक्वल्स टू आर। क्वेश्चन इज ये आपको क्वेश्चन दिया गया बेटा, क्वेश्चन इज यहां से एक रे आई
क्वेश्चन ये है बेटा, ये बोल रहे हैं what should be the value of I so that the ray retraces its path back after second reflection। अब इन्होंने बोल दिया कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे को अपना रास्ता वापस रीगेन करना है, रिट्रेस करना है, जैसे रे गई वैसे ही वापस आनी चाहिए। बट अब आपको याद रखना है ये तभी पॉसिबल है, और कोई बड़ा ऑप्शन ही नहीं है। अगर रे को वापस आना है तो उसका इंसिडेंस नॉर्मल ही होना चाहिए, राइट। यानी कि बेटा ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी कि ये एंगल आ गया बेटा 90 डिग्री। यहां से हमें रिट्रेसिस से ये कंक्लूड करना था कि लाइट जो है इट शुड रिट्रेस इट्स पाथ बैक। तो बेटा ये रिट्रेस कर गई, तो बेटा 90, तो ये भी 90 हो गया, तो ये एंगल कितना आ गया 40 डिग्री, राइट। 90 या 50 या 40, राइट। 180 होना चाहिए ना सम बेटा, ये 140 हो गया, ये 40, तो यानी कि आई और आर तो इक्वल ही होते हैं। ये 90 है तो इसका मतलब बेटा 50 डिग्री, तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 50 डिग्री होनी चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू 50 डिग्री, तभी आपका ये द रे आफ्टर द सेकंड रिफ्लेक्शन विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक। ओके बेटा, आई होप आपको ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ आ गया है, राइट। तो मैंने आपको इसके बिल्कुल I=R के क्वेश्चन कराए हैं, पहले आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अब हम सेकंड लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन करेंगे कि इमेज कैसे बनती है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज क्या होती है और आपके पास उसका आंसर नहीं है, आप बोलोगे कि सर मुझे पता तो है पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तब आपको वो अच्छे से क्लियर नहीं है, राइट। अगर आपका इमेज का मतलब, अगर आपके दिमाग में बेटा सुनना ध्यान से, ये टेस्ट्स होते हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपकी नॉलेज कम है, राइट। और बेटा कम नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि बैठ जाओ कि तो मुझे तो आता नहीं है। बेटा आता नहीं है तो फिर आएगा ना अगर आप एफर्ट करोगे। नोबडी इज बॉर्न विद द नॉलेज, एवरीबडी अटेन्स इट बाय हार्ड वर्क। हर बंदा हार्ड वर्क से नॉलेज अटेन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इमेज और आपके दिमाग में आंसर आता है सर इमेज वो होती है जो शीशे में दिखाई देती है, तब बेटा आप यू हैव ए लॉन्ग वे टू गो, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। यस ये आंसर करेक्ट है, बट ये आंसर साइंटिफिक नहीं है। इमेज क्या होती है बेटा अगली क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए था सर, इमेज इज ए पॉइंट वेयर द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर मीट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, उस पॉइंट को इमेज बोला जाता है। लेकिन बेटा अगर आपके दिमाग में पहला आंसर आया सर इमेज वो होती है जो शीशे में दिखाई देती है, तब बेटा आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, आपको उसको इम्प्रूव करना है। आपका आंसर टेक्निकल होना चाहिए। वो तो सभी को पता है जो शीशे में दिख रहा है वो इमेज है, लेकिन सिंस यू आर साइंस स्टूडेंट यू आर सपोज टू नो इट इन ए बेटर वे, आपका नॉलेज बेटर होना चाहिए। ओके, सो सेकंड लेक्चर में हम बेटा इसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। Thank you and study hard. Again, there is an opportunity for you. Please take care.